जब दुनिया खत्म हुई, लोग नहीं बदले, बस उनका असली चेहरा सामने आ गया। वेलकम टू दी अपोकलिप्स यूनिवर्स। इस बार खतरा बनकर के अंदर नहीं था, इस बार मौत हवा में थी और सिर्फ एक बाइट पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। एक ट्रक ड्राइवर सुनसान सड़क से गुजर रहा था। अचानक कुछ उसकी गाड़ी के नीचे आ गया। सड़क किनारे एक छोटा हिरण तड़पता हुआ पड़ा है, लेकिन उसके जाने के कुछ सेकंड बाद जो हिरण अभी मरा हुआ लग रहा था, वह अचानक फिर से खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थीं और उसी पल एक ऐसी महामारी जन्म लेती है जो लाखों लोगों को निगलने वाली है। सुबह का समय, हजारों लोग अपने अपने सफर पर निकल रहे हैं। इन्हीं लोगों के बीच मौजूद है रायन, एक सफल लेकिन बेहद व्यस्त फंड मैनेजर। अपनी छोटी बेटी सुआन को समय तक नहीं दे पाता। आज सुआन का सिर्फ एक सपना है, वह अपनी मां के पास बुसान जाना चाहती है। उधर ट्रेन रवाना होने ही वाली एक घायल लड़की पूरी ताकत लगाकर ट्रेन में चढ़ जाती है। उसी क्षण मौत भी ट्रेन में सवार हो जाती है। ट्रेन चल पड़ती है और बाहर प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब होने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुआन खिड़की से बाहर देख रही होती है। अचानक वह एक स्टेशन कर्मचारी को जमीन पर गिरते हुए देखती। वही घायल लड़की लड़खड़ाते हुए ट्रेन के अंदर चल रही होती है, लेकिन वायरस उसके शरीर में बिजली की तरह फैल रहा है। एक कर्मचारी उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन लड़की कोई जवाब नहीं देती। कर्मचारी मेडिकल टीम बुलाने के लिए रेडियो उठाता है। लड़की अचानक उठ बैठती है, लेकिन अब वह इंसान नहीं रही और अगले ही सेकंड वह कर्मचारी की गर्दन पर टूट पड़ती है। चारों तरफ चीखें गूंज उठती हैं। यात्री समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है, लेकिन अगले 5 मिनट में पूरी ट्रेन मौत की फैक्ट्री बनने वाली थी। एक कर्मचारी भागता हुआ दूसरे डिब्बे में पहुंचता। वह चिल्लाता है, भागो सब भागो। लोग सीटों से उठने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। संक्रमित लोग बाढ़ की तरह आगे बढ़ रहे हैं। रायन, वह तुरंत उसे गोद में उठाता है और भागना शुरू कर देता है। पीछे पूरा डिब्बा ज़ॉम्बियों से भर चुका। अब रायन और सुआन दोनों बीच में फंस चुके हैं। तभी सामने वाले डिब्बे से एक लंबा चौड़ा आदमी निकलता है। उसका नाम था मार्कस, एक ऐसा इंसान जो इस तबाही के बीच भी दूसरों की जान बचाने के लिए तैयार था। उसकी गर्भवती पत्नी भी उसके साथ थी। बिना एक पल गवाए मार्कस ज़ॉम्बियों के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। मार्कस और उसकी पत्नी भी अंदर पहुंच जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। फिलहाल वे सुरक्षित थे, लेकिन सिर्फ फिलहाल यहीं से कहानी बदलने वाली है, क्योंकि अब असली लड़ाई ज़ॉम्बियों से नहीं, इंसानों की सोच से होने वाली है। डिब्बे के अंदर बैठे लोग कांप रहे थे। तभी रायन एक जरूरी बात नोटिस करता है, ज़ॉम्बी दरवाजा नहीं खोल पा रहे, और जब उनकी नजर किसी इंसान पर नहीं पड़ती तो वे भटक जाते हैं। तुरंत कुछ लोग अखबार और कपड़े उठाकर कांच ढक देते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बियों की नजर बंद होती है, वे शांत पड़ जाते। कुछ देर बाद ट्रेन में घोषणा होती है, अगला स्टेशन रद्द कर दिया गया है। ट्रेन अब दूसरे रास्ते से डेजॉन स्टेशन जाएगी। लोग राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है वहाँ सेना मौजूद होगी, सरकार सब संभाल लेगी। लेकिन तभी खिड़की के बाहर का दृश्य सबकी रूह जमा देता है। स्टेशन पर लोग जान बचाने के लिए ट्रेन की खिड़कियाँ पीट रहे थे। उनके पीछे ज़ॉम्बी उन्हें जिंदा नोच रहे थे। पूरा प्लेटफॉर्म नरक बन चुका था। घबराए हुए यात्री मोबाइल निकालते हैं। हर कोई न्यूज़ देखने लगता है। टीवी पर एंकर कह रहे थे, स्थिति नियंत्रण में है, यह सिर्फ एक सीमित दंगा है, सरकार हालात संभाल रही है। लेकिन खिड़की के बाहर दिखाई देने वाला सच इन सभी खबरों को झूठ साबित कर रहा था। देश के बीच एक अमीर बिजनेसमैन मिस्टर कार्टर सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था। उसे बाकी यात्रियों से कोई मतलब नहीं था। वह रेलवे अधिकारियों को दबाव डालता है, कहता है कि ट्रेन के पीछे वाले संक्रमित डिब्बे अलग कर दिए जाएं, बाकी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन ट्रेन ड्राइवर साफ मना कर देता है। वह कहता है, मैं किसी यात्री को पीछे नहीं छोड़ूंगा। पहली बार कोई इंसान इंसानियत की बात कर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद यही इंसानियत सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली थी। आखिरकार ट्रेन डेजॉन स्टेशन पहुंचती है। सबको उम्मीद थी कि यहाँ सेना होगी, सुरक्षा होगी, मदद मिलेगी। लेकिन जैसे ही लोग ट्रेन से उतरते हैं,
उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा स्टेशन खाली पड़ा था, ना पुलिस ना सेना ना कोई अधिकारी, सिर्फ खामोशी, एक डरावनी खामोशी। मार्कस अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ रहा था। रायन बेटी का हाथ पकड़े उसके पीछे चल रहा था। तभी जमीन पर पड़े खून से सने दंगेरोधी ढाल दिखाई देते हैं। मार्कस का दिल बैठ जाता है, कुछ गड़बड़ जरूर थी। और अगले ही सेकंड सच सामने आ जाता है। अंधेरे में खड़े सैनिक अचानक उनकी तरफ मुड़ते हैं, लेकिन वे सैनिक नहीं थे, वे पहले ही संक्रमित हो चुके थे। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों ज़ॉम्बी चारों तरफ फैल जाते हैं। लोग चीखते हुए भागने लगते हैं, हर दिशा में भगदड़ मच जाती है। रायन अपनी बेटी को खोजते हुए पागलों की तरह दौड़ता है। सुआन भीड़ में उससे अलग हो चुकी थी, उसके चारों तरफ सिर्फ मौत थी। और तभी मार्कस दौड़कर उसे उठा लेता है। अगर वह एक सेकंड भी देर कर देता तो सुआन भी संक्रमित हो जाती। अब सभी की सिर्फ एक ही मंजिल थी, वापस ट्रेन। जो भी बचना चाहता था उसे ट्रेन तक पहुंचना ही होगा। सैकड़ों लोग दौड़ रहे थे, पीछे ज़ॉम्बियों का समुद्र उमड़ रहा था। किसी तरह बचे हुए लोग ट्रेन तक पहुंचते हैं, दरवाजे बंद होते हैं और ट्रेन फिर से चल पड़ती है। लेकिन इस बार साथ में मौत भी सफर कर रही थी। ट्रेन दोबारा दौड़ने लगी थी, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उनके सबसे अपने लोग ट्रेन के दूसरे छोर पर फंसे हुए थे। सुआन, गर्भवती साराह और बाकी बचे यात्री अलग डिब्बे में थे, बीच में थे सैकड़ों ज़ॉम्बी। मार्कस अपनी पत्नी को फोन करता है, उधर से चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं, डर, घबराहट और मौत की आहट। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी और सुआन ट्रेन के 13वें डिब्बे के टॉयलेट में छिपी हुई हैं। कुछ सेकंड के लिए सब खामोश हो जाते हैं। हर कोई समझ रहा था कि वहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर मार्कस अपनी मुट्ठी खींचता है। वह कहता है, अगर हम नहीं गए तो वे मर जाएंगी। और उसी पल बचाव मिशन शुरू हो जाता है। अब तक लोग सिर्फ भाग रहे थे, लेकिन पहली बार कोई मौत की तरफ खुद चलकर जाने वाला था। खुलता है और सामने दिखाई देता है ज़ॉम्बियों से भरा हुआ डिब्बा। मार्कस बिना डरे सीधे उन पर टूट पड़ता है। वह रास्ता बनाता जाता है, पीछे रायन और सारा बचे हुए ज़ॉम्बियों को रोकते हैं। धीरे धीरे वे 10वें डिब्बे को पार कर लेते हैं। अगले डिब्बे में पहुंचते ही सारा अचानक रुक जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं। सामने खड़े ज़ॉम्बी कोई अजनबी नहीं थे, वे उसके अपने साथी खिलाड़ी थे, कल तक जिनके साथ वह खेलता था। आज वे उसे खाने के लिए दौड़ रहे थे। उसके हाथ कांपने लगते हैं, वह हमला नहीं कर पाता, लेकिन समय नहीं था। मार्कस और रायन उसे खींचते हुए आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में अब भावनाओं की कीमत जान से चुकानी पड़ती थी। तभी ट्रेन एक लंबी सुरंग में प्रवेश करती है। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब जाता है और तभी कुछ अजीब होता है। ज़ॉम्बी अचानक रुक जाते हैं, वे हमला करना बंद कर देते हैं। रायन ध्यान से देखता है, उसे समझ आता है अंधेरे में ज़ॉम्बी इंसानों को देख नहीं सकते। उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। एक बेसबॉल बैट गलती से जमीन पर गिरता है, आवाज पूरे डिब्बे में गूंजती है और सभी ज़ॉम्बी उसी दिशा में भाग पड़ते हैं। तीनों चुपचाप आगे बढ़ते हैं। हर सेकंड मौत उनके बिल्कुल पास से गुजर रही थी, लेकिन वे हार नहीं मानते। कई खतरनाक डिब्बे पार करने के बाद उन्हें आखिरकार 13वां डिब्बा दिखाई देता है। वही डिब्बा, हाँ, उनकी दुनिया छिपी हुई थी। दरवाजा खुलता है, अंदर सुआन, सारा और बाकी लोग डरे हुए बैठे थे। उन्हें देखते ही सबकी आंखों में उम्मीद लौट आती है, वे बच गए थे कम से कम फिलहाल। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जिस डिब्बे में सुरक्षित यात्री बैठे थे वहाँ इंसानियत धीरे धीरे मर रही थी। उधर सुरक्षित डिब्बे में बैठे लोग तीनों को वापस आते देख खुश नहीं होते, वे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये संक्रमित हों और इस डर को हवा देता है वही स्वार्थी बिजनेसमैन। वह लोगों को भड़काने लगता है, इन्हें अंदर मत आने दो, ये संक्रमित हो सकते हैं, अगर ये आए तो हम सब मर जाएंगे। धीरे धीरे पूरा डिब्बा उसके साथ खड़ा हो जाता है। जिन लोगों को बचाने के लिए ये अपनी जान जोखिम में डालकर आए थे, वही लोग अब इनके खिलाफ खड़े थे। ट्रेन में बैठी बुजुर्ग महिला अपनी बहन की मौत का सदमा झेल रही थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कैसे लोगों की स्वार्थी सोच ने उसकी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया। उसका दिल टूट चुका। वह ट्रेन का दरवाजा खोल देती है। अगले ही सेकंड ज़ॉम्बियों की पूरी भीड़ अंदर घुस जाती है। जो लोग अभी तक दूसरों को बाहर रख रहे थे
अब खुद मौत के सामने खड़े थे। कुछ ही मिनटों में पूरा डिब्बा खत्म हो जाता है। उधर ट्रेन अचानक रुक जाती है। आगे का रास्ता बंद था। ट्रेन ड्राइवर घोषणा करता है, अब हमें दूसरी ट्रेन ढूंढनी होगी। बचे हुए लोग नीचे उतरते हैं। इसी दौरान वही स्वार्थी बिजनेसमैन फिर अपनी असली औकात दिखाता है। ज़ॉम्बियों से बचने के लिए वह एक कंडक्टर को उनके सामने धक्का दे देता है, लेकिन बिजनेसमैन बच निकलता है। दूसरी तरफ एलेक्स और उसकी प्रेमिका एम्मा किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमला बहुत तेज था। एम्मा ज़ॉम्बियों के बीच फंस जाती है। एलेक्स उसे छोड़कर भाग सकता था, वह बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपनी प्रेमिका को गले लगाकर बैठ जाता है और दोनों वहीं एक साथ मौत को गले लगा लेते हैं। कुछ लोग जीने के लिए दूसरों को मरने छोड़ देते हैं और कुछ लोग प्यार के लिए खुद मरना चुनते हैं। अब सिर्फ कुछ लोग बचे थे, रायन, उसकी बेटी सुआन, गर्भवती सारा और मार्कस। लेकिन तभी मार्कस को ज़ॉम्बी काट लेता है। सब कुछ खत्म हो चुका था, फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अकेले दरवाजा रोककर खड़ा हो जाता है। दर्जनों ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को बचाने की चाह। आखिरी सांस तक लड़ने के बाद वह दरवाजा बंद कर देता है और बाकी लोगों को बचने का मौका दे देता है। अब केवल एक खतरा बचा था, वही स्वार्थी बिजनेसमैन, लेकिन किस्मत उसका साथ छोड़ चुकी थी। भागते समय वह खुद संक्रमित हो जाता है। फिर भी मरने से पहले वह रायन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर संघर्ष होता है। आखिरकार रायन उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, उसे भी काटा जा चुका था। रायन समझ चुका था अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। फिर सुआन के पास बैठ जाता है। सुआन रो रही थी, बार बार एक ही बात कह रही थी, पापा मत जाइए, प्लीज मत जाइए। लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रायन की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगती है। उसे याद आता है जब पहली बार उसने अपनी बेटी को गोद में लिया था। जब तभी उसके शरीर में वायरस पूरी तरह फैल जाता है और फिर खुद को ट्रेन से नीचे गिरा देता है ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रह सके। एक पिता हार गया, लेकिन उसका प्यार जीत गया। अब ट्रेन में सिर्फ 2 लोग बचे थे, सुआन और गर्भवती सारा। पैदल एक लंबी सुरंग की तरफ बढ़ती हैं। सुरंग के बाहर सेना तैनात थी। सैनिकों को आदेश मिलता है, जो भी दिखे गोली मार दो। अंधेरे में उन्हें सिर्फ 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। वे निशाना साध लेते हैं। ट्रिगर दबने ही वाला होता है। तभी सुरंग के अंदर से एक मासूम आवाज गूंजती है। सुआन गाना गा रही थी। वही गाना तो वह स्कूल में अपने पिता के लिए गाने वाली थी, लेकिन उसके पिता कभी सुन नहीं पाए थे। आज वह गाना उनके लिए था और वही गाना 2 जिंदगियां बचा लेता है। सैनिक समझ जाते हैं ये इंसान है, ज़ॉम्बी नहीं। कुछ साल बाद बसान की उस ट्रेन में जो हुआ था, दुनिया ने उसे एक अलग हादसा समझा। लोगों को लगा वायरस खत्म हो चुका है, लेकिन सच ये था कि इंसानियत का सबसे बुरा दौर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। कुछ साल बाद दक्षिण कोरिया के एक दूसरे शहर में एक कंटेनर बंदरगाह पर पहुंचा। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर छिपी हुई चीज पूरे देश को मौत के मुंह में धकेलने वाली थी। और इस बार खतरा सिर्फ एक ट्रेन तक सीमित नहीं रहने वाला था, इस बार पूरा शहर संक्रमित होने वाला था। कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया के एक सुनसान पोर्ट पर रात के अंधेरे में एक कंटेनर पहुंचता है। उस कंटेनर के अंदर थे दक्षिण पूर्व एशिया से आए अवैध प्रवासी। उन्हें लेने 2 भाई आते हैं। जैसे ही कंटेनर का दरवाजा खुलता है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। अंदर मौजूद लगभग सभी लोग मर चुके थे, लेकिन तभी अचानक एक हाथ उसके पैर को पकड़ लेता है। दोनों घबराकर पीछे हट जाते हैं। पता चलता है पूरे कंटेनर में सिर्फ एक आदमी अभी भी जिंदा है। दोनों भाई उस आदमी को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मौका मिलते ही वह रहस्यमय आदमी भाग निकलता है। उधर छोटे भाई को अचानक तेज बुखार महसूस होने लगता है। वह पास की मेडिकल दुकान में दवा लेने पहुंचता है और यहीं से
कयामत की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। दवा खरीदते समय वह लगातार खांस रहा होता है। उसकी हर खांसी के साथ सब बिना जाने संक्रमित हो जाते हैं। समय बीतता है और वायरस अपना काम शुरू कर देता है। कुछ ही घंटों में पूरा क्लासरूम संक्रमित हो जाता है। दवा दुकान का मालिक बस में खांसता है, वायरस यात्रियों तक पहुंच जाता है। उधर वह पहला संक्रमित भाई अचानक खून की उल्टियां करने लगता है। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, आधे घंटे तक उसकी जान बचाने की कोशिश होती है, लेकिन आखिरकार उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस अस्पताल में काम करती है डॉक्टर किम। इन्हें मरीज के फोन की जांच में उन्हें कंटेनर वाला वीडियो मिलता है और तभी डॉक्टर को समझ आ जाता है कि वायरस की शुरुआत आखिर हुई कहां से थी। तुरंत इमरजेंसी टीम उस कंटेनर तक पहुंचती है। पूरा क्षेत्र सील कर दिया जाता है। संक्रमित कंटेनर को आग लगाकर नष्ट किया जाने लगता है, लेकिन तभी डॉक्टर की नजर जमीन पर बने कुछ पैरों के निशानों पर पड़ती है और उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि इसका मतलब साफ था, कंटेनर से कोई जिंदा बाहर निकला था। उधर वह रहस्यमयी सर्वाइवर, जिसे कोई ढूंढ नहीं पा रहा था, शहर के एक पार्किंग एरिया में छिपा हुआ था। वहीं उसकी मुलाकात डॉक्टर किम इन्हे की छोटी बेटी मीरे से होती है। घंटों में शहर की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। सड़कों पर लोग अचानक बेहोश होने लगते हैं। अस्पताल मरीजों से भर जाते हैं। इमरजेंसी वार्ड में जगह खत्म होने लगती है। डॉक्टर खुद संक्रमित होने लगते हैं। नर्सें लगातार गिर रही थीं। हर तरफ सिर्फ खांसी, बुखार और मौत दिखाई देने लगी। और सबसे डरावनी बात, यह वायरस सिर्फ मार नहीं रहा था, यह इंसानों को एक दूसरे से डराना शुरू कर चुका था। टीवी चैनल लगातार चेतावनी देने लगते हैं, मास्क पहने, घर से बाहर न निकले, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। लेकिन ऐसा होने के बजाय पूरा शहर सड़कों पर उतर आता है। सुपरमार्केट, मॉल, दवा दुकानें, हर जगह लोगों की भीड़ टूट पड़ती है। सबको लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, और जब इंसान डरता है तो सबसे पहले इंसानियत मरती है। एक बड़े शॉपिंग मॉल में हजारों लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन सरकार को पता चल चुका था कि संक्रमित लोग भीड़ के बीच मौजूद हैं। इसलिए अचानक मॉल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। कोई अंदर नहीं आ सकता। कुछ ही मिनटों में पूरा मॉल एक विशाल कैदखाना बन जाता है। उसी मॉल के अंदर डॉक्टर डॉन की बेटी मीरे भी फंसी हुई थी। जब डॉन को इसका पता चलता है तो वह बिना अपनी जान की परवाह किए मॉल में घुस जाती है। घंटों की तलाश के बाद उसे आखिरकार अपनी बेटी मिल जाती है। उनके साथ मौजूद था उसका दोस्त और रेस्क्यू वर्कर, जिन तीनों किसी तरह सुरक्षा घेरा तोड़कर मॉल से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। बाहर निकलते ही जिनको फोन आता है, सरकार शहर छोड़ने के लिए आखिरी हेलीकॉप्टर भेज रही थी। अगर वह अभी पहुंचे तो बच सकती है। जिन चाहती थी कि जॉनसन भी उनके साथ चले, लेकिन जॉनसन मना कर देता है, क्योंकि उसके लिए लोगों को बचाना खुद की जान बचाने से ज्यादा जरूरी था। जिन और उसकी बेटी एयरपोर्ट चेक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। बस कुछ कदम और वे इस नरक से बाहर निकल जाते। लेकिन तभी डॉन को अचानक खांसी आ जाती है। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है। सुरक्षा अधिकारी तुरंत बच्ची को रोक लेते हैं। अब स्थिति पूरी तरह हाथ से निकल चुकी थी। सरकार हजारों सैनिक शहर में भेज देती है। चारों तरफ बैरिकेड्स लगाए जाते हैं। विशाल क्वारंटीन जोन तैयार किए जाते हैं। हर नागरिक की जांच होने लगती है। अगर शरीर पर लाल चकत्ते दिखाई देते तो उसे तुरंत संक्रमित क्षेत्र में भेज दिया जाता। जो स्वस्थ दिखते उन्हें अलग सुरक्षित क्षेत्र में रखा जाता। जिन भी अपनी बेटी के साथ जांच केंद्र पहुंचती है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी जब वह बेटी के बाल बांध रही होती है, उसे एक लाल निशान दिखाई देता है। उसका दिल बैठ जाता है। डॉन संक्रमित हो चुकी थी और जिन जानती थी संक्रमित क्षेत्र में भेजे जाने का मतलब लगभग निश्चित मौत था। ऐसे ही मेडिकल स्टाफ दूसरी तरफ ध्यान देता है। वह चुपचाप अपनी बेटी को जांच लाइन से हटाकर सुरक्षित क्षेत्र की तरफ भेज देती है। कुछ सेकंड बाद दोनों आधिकारिक तौर पर स्वस्थ घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन सच यह था कि वायरस अब उनके साथ अंदर प्रवेश कर चुका था।
अगली सुबह मेडिकल टीम को वही रहस्यमयी सर्वाइवर मिल जाता है। इतने दिनों तक वायरस शरीर में रहने के बावजूद वह मरा नहीं था। डॉक्टरों को तुरंत शक होता है शायद उसके शरीर ने वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बना ली थी। पूरे कैंप में पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन उसी समय उसे पता था अगर कुछ घंटों में इलाज नहीं मिला तो वह अपनी बेटी को खो देगी। इसलिए वह एक खतरनाक फैसला लेती है। वह अपने सहयोगियों को बहाना बनाकर लैब से बाहर भेज देती है, फिर चुपचाप अपनी बेटी को प्रयोगशाला में ले आती है। वह उस सर्वाइवर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक विनती थी, मेरी बेटी को बचा लो। वह मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लैब के अंदर खून से सीरम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। आखिरकार सीरम तैयार हो जाता है। जिन कांपते हाथों से इंजेक्शन उठाती है और डॉन को वह दवा दे देती है, लेकिन उसी समय बाहर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। वह आखिरी इंजेक्शन पूरा करती है और तभी एक बेहोशी वाली गोली उसके शरीर में लगती है। दुनिया उसकी आंखों के सामने धुंधली होने लगती है। आखिरी चीज जो वह देखती है वह थी उसकी बेटी को जबरदस्ती उससे दूर ले जाते हुए। उधर जॉनसन क्वारंटीन कैंप के अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखता है। वह चुपचाप उनका पीछा करता है और एक विशाल पार्किंग एरिया तक पहुंच जाता है। चारों तरफ लाशों से भरे बैग पड़े थे। ट्रकों में शव भरकर कहीं ले जाए जा रहे थे। जॉनसन आगे बढ़ता है और फिर उसकी नजर एक विशाल गड्ढे पर पड़ती है। दर्जनों मीटर गहरा, हजारों शवों से भरा हुआ विशाल मशीनें लगातार लाशों को उस गड्ढे में फेंक रही थीं। नीचे आग जल रही थी और कर्मचारियों को आदेश मिला था कि हर शव को जला दिया जाए ताकि वायरस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जॉनसन बिना एक सेकंड गवाए उस विशाल गड्ढे में कूद पड़ता है। चारों तरफ लाशें ही लाशें थी, धुआं थी। जॉनसन पागलों की तरह शवों के बैग फाड़ने लगता है और फिर उसे एक छोटा सा हाथ दिखाई देता है। उसका दिल रुक जाता है। वह बैग पूरी तरह खोलता है और अंदर डॉन अभी भी सांस ले रही थी, कमजोर, बेहोश लेकिन जिंदा। जॉनसन तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाता है और वहां से भाग निकलता है। उधर जिन होश में आती है, सबसे पहले वह अपनी बेटी का नाम पुकारती है। पार्किंग क्षेत्र पहुंचती है जहां हजारों शव पड़े थे। देखकर जिन पूरी तरह टूट जाती है और दूसरी तरफ जॉनसन की आवाज सुनाई देती है। वह बताता है कि डॉन जिंदा है और अब उसका बुखार भी कम हो रहा है। लेकिन उसी समय सरकार उस सर्वाइवर को दूसरी जगह ले जा रही। दंगाई उनकी गाड़ी रोक लेते हैं और उन्हीं में मौजूद था वह आदमी जिसका भाई कंटेनर वायरस से मरा था। वह आज भी उसी सर्वाइवर को जिम्मेदार मानता था। गुस्से में अंधा होकर वह उस पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो जाती है। उधर स्थिति नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। संक्रमित क्षेत्र में लाखों लोग मौजूद थे। दवाइयां खत्म हो रही थीं, मौतें बढ़ रही थीं और तभी सरकार के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने एक भयावह योजना तैयार की। अगर वायरस को रोका नहीं जा सकता तो संक्रमित शहर को ही खत्म कर दो। उसी दौरान कैंप के अंदर एक उग्र नेता लोगों को भड़काने लगता है। वह चिल्लाकर कहता है, अगर हम सियोल पहुंच जाएं तो सरकार हमें बचाने पर मजबूर हो जाएगी। संक्रमण, भूख, डर और गुस्से ने लोगों की सोचने की क्षमता छीन ली थी। हजारों लोग हथियार लेकर सुरक्षा रेखा की तरफ बढ़ने लगते हैं। पीली सीमा रेखा के दूसरी तरफ सैनिक खड़े थे। उन्हें आदेश दिया जाता है, जो भी सीमा पार करे गोली मार दो। सैनिकों के चेहरे पर भी डर था, क्योंकि सामने दुश्मन नहीं, अपने ही देश के नागरिक थे। इसी सैनिकों को आदेश मिलता है, फायर करो, लेकिन सामने एक छोटी बच्ची थी। कोई भी ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डॉन दौड़ती रहती है, फिर वह पीली सीमा रेखा पार कर देती है। सैनिक मजबूरी में जमीन की तरफ गोलियां चलाते हैं। जिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। एक गोली उसके कंधे में लगती है, वह दर्द से गिर पड़ती है। लेकिन फिर जो दृश्य सामने आता है पूरे देश को बदल देता है। डॉन खुद अपनी घायल मां के सामने खड़ी हो जाती है, जैसे वह उसे बचाना चाहती
सबसे छोटे इंसानों में मिलती है। यह दृश्य देखकर पूरी भीड़ उबल पड़ती है। हजारों लोग आगे बढ़ते हैं और एक विशाल मानव दीवार बना लेते हैं। माँ और बेटी को अपने बीच सुरक्षित कर लेते हैं। उधर जॉनसन कैमरे के सामने डॉन की हालत दिखाता है। वह जीवित थी और धीरे धीरे ठीक भी हो रही थी। अब पूरी दुनिया देख रही थी कि इलाज संभव है, लेकिन उसी समय तक विमान उड़ान भर चुके थे। आदेश साफ था, संक्रमित क्षेत्र को पूरी तरह नष्ट कर दो। राष्ट्रपति आखिरी फैसला लेते हैं। वह एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम सक्रिय करने का आदेश देते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो अपने ही सहयोगियों के विमानों को गिरा दिया जाएगा। राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद आखिरकार बमबारी रोक दी जाती है। विमान वापस बुला लिए जाते हैं। बाद डॉन की एंटीबॉडी से इलाज तैयार किया जाने लगता है। हजारों नहीं, लाखों लोगों की जान बच जाती है। जॉनसन और जिन आखिरकार एक साथ आ जाते हैं और धीरे धीरे शहर फिर से जीवन की तरफ लौटने लगता है। वायरस से बचने वे लोगों को लगा था कि सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली तबाही अभी शुरू हुई है, क्योंकि अगले चैप्टर में इंसान नहीं पूरी दुनिया हाई ज़ॉम्बी बनने वाली है।